हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाए। बहुत बहुत स्वागत है। आज होगा कंसोलिडेशन का शुभारंभ। सी इंटर मई 26 एडवांस अकाउंट्स के बच्चों हो जाओ तैयार। हमारा ये जो 100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चंस की रिवीजन यूट्यूब पर चल रही है, इसके अंदर आज कंसोलिडेशन की बारी है। इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहे हैं पूरे सिलेबस का, चाहे मॉड्यूल 3 हो यानी प्रैक्टिकल चैप्टर या एएस हो। और इसके अंदर एमसीक्यू भी हैं, आरटीपी पीवाईक्यू भी हैं, सब ले लिया हमने 100 क्वेश्चन में। इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। हर बार हम कराते हैं, हमारी पीडीएफ से ही आता है, डोंट वरी। चाहकर चैनल पे आप देख भी सकते हैं। पेपर से पहले प्रेडिक्शन की वीडियो भी बनाते हैं और पेपर के बाद बताते भी हैं कि देखो कितना मैच करके हमारी पीडीएफ से आया है। ठीक है सर, आज कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट और कुछ एक क्वेश्चंस यूट्यूब पर हैं। बाकी आरटीपी वाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट और जो नोट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, सामने फ्लैश है इनकी हार्ड बुक, ये सब पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही नॉमिनल प्राइस के लिए एक लिंक दे रखा है, बैच ज्वाइन करो, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। मात्र 35 घंटे में पूरा एडवांस अकाउंट से सब कुछ, जितनी फैसिलिटी मैं बता रहा हूँ सारी टेस्ट मैं खुद चेक करके देता हूँ। ठीक है सर जी, चलो कंसोलिडेशन कैसे कराओगे सर? देखो, कंसोलिडेशन के लिए बच्चा पार्टी सबसे पहले, अब आप लोगों को लगता होगा सर आप इतने कम समय में करा कैसे देते हो? भैया पर्दे के पीछे मेहनत बहुत होती है, ये है उसका कारण कि हम सबसे कम समय में कैसे करा देते हैं, वो भी पूरा डिटेल में। जितने बच्चों ने लिया फीडबैक ले सकते हैं, हम भागते नहीं हैं, फिर भी 35 घंटे में सब करा देते हैं। अरे वाह सर वाह। हाँ हाँ हाँ, देखो कंसोलिडेशन के लिए सबसे पहले मैंने स्टेप्स बनाए हैं कि कंसोलिडेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स का फिर मैं आपको लॉजिकली और इनका क्या ट्रीटमेंट है वो बताऊंगा, लॉजिक और ट्रीटमेंट। ठीक है सर। देयर आफ्टर जिन बच्चों के स्टेप से भी बात ना बने, उनके लिए फिर एक ट्रिक भी दूंगा बैलेंस शीट बनाने के लिए पेपर के लिए, ताकि पेपर में और जल्दी क्वेश्चन हो सके। और सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व करवाए हैं मैंने। मात्र 1 घंटे में इस ट्रिक से कंसोलिडेशन पूरा सॉल्व है। चाहे स्टडी मैट हो, आरटीपी पीवाईक्यू हो, माय गॉड। हाँ सर, हाँ सर, उसके लिए बैच जरूर ज्वाइन करना। ठीक है सर। तो बच्चा पार्टी चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टेनने 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 टेनने, जल्दी से कमेंट जरूर कर दो। अब की बार इंटर बार, अब की बार इंटर बार। ठीक है सर। आइए प्यारे बच्चों, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 स्टेप्स हैं, फिर ट्रिक देंगे। ठीक है सर। स्टेप्स अलग हैं, ट्रिक अलग है। स्टेप्स लॉजिक समझने के लिए हैं, ट्रिक फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए पेपर में कम से कम समय लगे ताकि। ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तुम इस जो ट्रिक में देने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से ज़्यादा पेपर में सारा टाइम भी लगाओगे तो 10 मिनट में कर दोगे। और मैंने इस ट्रिक से केवल स्टडी मेट नहीं कराया है, पीवाईक्यू भी कराया है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो पहला स्टेप प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सबसे पहले स्टेप पर, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप पर हमें, सर आपने वर्किंग नोट और नोट्स टू अकाउंट्स बनवाए हैं, क्यों नहीं बनवाए होंगे? पेपर में बनाने होते हैं तो बनवाए, क्यों नहीं बनवाए होंगे? बच्चा ऐसा पूछ लेता है डाउट, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्लैरिफाई करके चल रहा हूँ। ओके सर जी, ओके सर जी। तो अपना ये स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप पर हमें ये देख लेना है कि होल्डिंग के पास सब्सिडियरी के एग्जैक्टली कितने प्रतिशत शेयर्स हैं। यही तो होता है कंसोलिडेशन, होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करके एक बना देते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत जगह ये ज़रूरत पड़ती है ये देखने की, कैलकुलेशन करते टाइम, कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने % शेयर है। तो वो काम सबसे पहले स्टेप पर ही कर डालो। होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने प्रतिशत शेयर हैं ये निकाल लो सबसे पहले स्टेप पर, जिसका फॉर्मूला है शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडियरी होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये डिनोमिनेटर में नहीं है 100 की मल्टीप्लाई, ये पूरे से मल्टीप्लाई है 100 की, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल के तौर पे सब्सिडरी ने 5000 शेयर्स इशू कर रखे हैं टोटल, जिसमें से 3000 शेयर्स होल्डिंग के पास हैं, होल्डिंग ने हेल्ड कर रखे हैं। तो बताओ होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने % शेयर्स हुए? फॉर्मूला लगाओ, शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग, होल्डिंग के पास कितने शेयर है 3000, डिवाइडेड बाय सब्सिडरी ने टोटल कितने इशू कर रखे हैं 5000, मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%, 60% आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप पर निकलने, सर ये फिगर, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि भैया सब्सिडरी ने इतने शेयर इशू कर रखे हैं, उसके होल्डिंग के पास इतने हैं, तो आप अपॉन करके मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लेना। हाँ, होल्डिंग के पास कितने शेयर्स हैं ये हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ना हो, होल्डिंग की बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो, इन्वेस्टमेंट्स में, होल्डिंग की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में लिखा हो कि इतने शेयर्स हैं उसके पास सब्सिडियरी के, वहाँ पे ढूंढना पड़ सकता है आपको, मिलेगा क्वेश्चन में ही पर।
और टोटल शेयर इशूड बाय सब्सिडरी हो सकता है सीधा सीधा ना लिखा हो, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आपको देखना पड़े नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर के कि सब्सिडरी ने टोटल इतने शेयर इशू कर रखे, मिलेगा क्वेश्चन में ही, पर कहाँ मिल सकता है वो भी मैंने बता दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 1 बच्चा पार्टी, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ठीक है सर, तो हमेशा के लिए दिमाग में गाड़ लीजिए स्टेप नंबर 1, शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडियरी होल मल्टीप्लाइड बाय 100, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे हमें करना होता है डिविडेंड का ट्रीटमेंट बच्चा पार्टी। स्टेप नंबर 2 पे वी डू डिविडेंड ट्रीटमेंट। डिविडेंड ट्रीटमेंट, सर ये कौन सा डिविडेंड है? प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, कंसोलिडेशन के चैप्टर में कौन किसके शेयर्स खरीदता है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स खरीदती है या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स खरीदती है? क्या कहते हो बच्चा पार्टी, तुम बताओ क्या कहते हो? सर होल्डिंग जो है वो सब्सिडरी के शेयर्स खरीदती है, तो होल्डिंग के पास शेयर्स हैं सब्सिडियरी के, तो तुम बताओ डिविडेंड किसे मिलता है? शेयर होल्डर को, जिसके पास शेयर्स होते हैं उसे डिविडेंड मिलता है। तो होल्डिंग के पास शेयर्स हैं तो होल्डिंग को डिविडेंड मिलेगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। किससे? सब्सिडियरी से, जिसके शेयर्स हैं उसके पास। तो होल्डिंग को सब्सिडियरी से जो डिविडेंड मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हमारा सेकंड स्टेप है डिविडेंड ट्रीटमेंट। डिविडेंड एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को आगे चल के क्वेश्चन के अंदर तंग करता है, इसलिए हमने उसे स्टेप नंबर 2 पे ले लिया है, उसे यहीं पे ठिकाने लगा डालो। ठीक है सर, और इसके डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में हो सकती है वो भी मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है। ओके सर जी, ओके सर जी। तो याद रखिए स्टेप नंबर 1 क्या था? परसेंटेज निकाल लो होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर है। स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को जो डिविडेंड दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के शेयर है, तो सब्सिडरी जब डिविडेंड देगी तो होल्डिंग को भी मिलेगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा सब्सिडरी के यहाँ और होल्डिंग के यहाँ, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में पहले तो ये बता दूं, ये डिविडेंड 2 प्रकार का हो सकता है। सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो डिविडेंड 2 प्रकार का हो सकता है। पहला डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर मतलब क्या है इनका? मतलब क्या है इनका? होल्डिंग ने जिस दिन सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे उस दिन सब्सिडरी के पास पहले से ही जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का पैसा मौजूद था, अगर उस पैसे में से सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को आज डिविडेंड दिया जा रहा है तो यह कहलाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। एंड होल्डिंग ने जिस दिन सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे उस दिन के बाद जो रिजर्व और प्रॉफिट सब्सिडरी ने जनरेट किए हैं उस पैसे में से अगर सब्सिडरी होल्डिंग को डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। आई रिपीट वंस मोर, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है रिजर्व्स में से और प्रॉफिट्स में से, रिजर्व वाले पैसे में से और प्रॉफिट वाले पैसे में से। अब वो रिजर्व और प्रॉफिट 2 टाइम पर क्रिएट हो सकता है, एक तो जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे उससे पहले और उसके बाद। होल्डिंग ने सब्सिडरी के जिस दिन शेयर खरीदे, अगर उससे पहले वाले रिजर्व और प्रॉफिट के पैसे में से सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है होल्डिंग को तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। एंड होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स जिस दिन खरीदे उसके बाद जो सब्सिडरी ने रिजर्व और प्रॉफिट का पैसा जनरेट किया है उस पैसे में से अगर सब्सिडरी होल्डिंग को डिविडेंड दे रही है तो वो कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। नोट डाउन कर लेना अपने पास कहीं अच्छे से, नोट डाउन कर लेना अपने पास कहीं अच्छे से। ठीक है सर जी, ठीक है। तो चलो, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मैं बार बार बोलता रहूंगा इस स्टेप को, बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में चला जाए। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो यानी अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर जिस दिन खरीदे उससे पहले ही जो रिजर्व और प्रॉफिट सब्सिडरी के पास मौजूद थे उसमें से अगर सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है होल्डिंग को तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सब्सिडरी की बुक्स में जनरल एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई वो पेमेंट कर रहे हैं सब्सिडरी, तो P&L डेबिट होना है, प्रॉफिट्स और रिजर्व में से पेमेंट हो रही है। ठीक है, और पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट होगा, यदा तदा सर्वदा, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया। सब्सिडरी की एंट्री होगी P&L डेबिट टू बैंक। ठीक है सर, ठीक है सर। होल्डिंग के यहाँ होल्डिंग को पैसा मिलेगा, होल्डिंग क्या कह रही है? आहा 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 मुझे पैसा मिल रहा है, पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट। भैया जो पेमेंट करता है उसका बैंक क्रेडिट होता है, जिसको पेमेंट मिलती है, जिसको पैसा मिलता है उसका बैंक डेबिट होता है, यदा तदा सर्वदा, याद रखें अकाउंट्स में। ठीक है सर, ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों सर? होल्डिंग को तो ये पैसा मिल रहा है, होल्डिंग की इनकम है, और इनकम है तो P&L क्रेडिट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? प्यारे प्यारे बच्चों यही तो खेल है।
अगर प्री एक्विजिशन में से डिविडेंड मिलता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, तो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट वाले कॉस्ट वाले अमाउंट में से कम किया जाता है। होल्डिंग ने जिस दिन शेयर खरीदे होंगे सब्सिडरी के, उस दिन शेयर खरीदने के लिए पेमेंट की होगी कि नहीं की होगी? यस सर, यस सर, यस सर। उसकी एंट्री क्या की होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखो बहुत ध्यान से सुनना। लेट सपोज होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, तो होल्डिंग ने पता है क्या एंट्री की होगी अपने यहाँ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। भाई उसने इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, और शेयर खरीदते टाइम होल्डिंग ने पेमेंट करी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये होल्डिंग कंपनी एंट्री करती है जिस दिन वो शेयर्स खरीदती है सब्सिडरी के, उस दिन। अब मान लीजिए होल्डिंग को मिल रहा है डिविडेंड, वो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व में से, तो 10,000 रुपए, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी होल्डिंग के यहाँ। 1 लाख पे किया, 10,000 मिल गया। 1 लाख पे करने की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, 10,000 वापस मिल गया तो वही एंट्री रिवर्स मार दो, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है उसे कॉस्ट से ही एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो आपने पे करी थी उसमें से ही रिवर्स मार देते हैं। ऐसा ट्रीट करते हैं कि 1 लाख पे किया, 10,000 वापस मिल गया, तो रिवर्स कर डालो 10,000 को। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि सब्सिडरी ने इस वाले डिविडेंड की एंट्री, होल्डिंग ने इस वाले डिविडेंड की एंट्री जो उसे करनी चाहिए थी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, गलती से कर डाली बैंक टू पी एंड एल। क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल। होल्डिंग को डिविडेंड मिला है सब्सिडरी से प्री एक्विजिशन वाला, तो होल्डिंग यहां क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में लिख देते हैं गलती से होल्डिंग ने कर डाली बैंक टू पी एंड एल, तो कैसे सुधारोगे? बैंक को तो डेबिट करना चाहिए था, डेबिट ही किया है, बैंक में तो कोई गलती है नहीं। पी एंड एल जिसे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दिया, तो कैसे सुधारोगे? डेबिट करेंगे, पी एंड एल को करेंगे डेबिट। और इन्वेस्टमेंट जिसे क्रेडिट करना चाहिए था किया ही नहीं, अब करो क्रेडिट, अब करो क्रेडिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगी गलती सुधारने की एंट्री। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगी गलती सुधारने की एंट्री, गलती सुधारने की एंट्री। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, अगर सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को डिविडेंड दिया जा रहा है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से, यानी जो सब्सिडरी ने रिजर्व प्रॉफिट का पैसा जनरेट किया है होल्डिंग द्वारा उसके शेयर खरीदे जाने वाले दिन के बाद, उसमें से सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है होल्डिंग को, तो सब्सिडरी के यहाँ तो वही एंट्री होगी पी एंड एल टू बैंक जो ऊपर हुई थी, उसका खर्चा है पी एंड एल डेबिट, वो पेमेंट कर रही है बैंक क्रेडिट। होल्डिंग के यहाँ बैंक टू इन्वेस्टमेंट नहीं, बैंक टू पी एंड एल। इसे रेवेन्यू इनकम माना जाता है, इसे रेवेन्यू रिसीट माना जाता है होल्डिंग के लिए। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को होल्डिंग के लिए रेवेन्यू रिसीट माना जाता है, पी एंड एल में क्रेडिट करते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को होल्डिंग के लिए कैपिटल रिसीट माना जाता है, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं। दिस इज इट। तो एक बार पूरा स्टेप रिवाइज करवा देता हूं। स्टेप नंबर 2, डिविडेंड का ट्रीटमेंट। कौन सा डिविडेंड? जो सब्सिडी द्वारा होल्डिंग को दिया जा रहा है। वो 2 प्रकार का हो सकता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अगर होल्डिंग द्वारा सब्सिडी के शेयर खरीदे जाने वाले दिन सब्सिडी के पास पहले से ही जो रिजर्व और प्रॉफिट का पैसा मौजूद था उसमें से सब्सिडी डिविडेंड दे रही है होल्डिंग को, तो वो कहलाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बाद वाला कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो, सब्सिडी के यहाँ एक ही एंट्री होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो होल्डिंग के यहाँ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो होल्डिंग के यहाँ पी एंड एल क्रेडिट होगा, डेबिट तो बैंक ही होना है। दिस इज इट। और अगर कभी क्वेश्चन में लिखा कि बैंक टू इन्वेस्टमेंट की जगह क्रेडिट कर दिया है बैंक टू पी एंड एल, तो गलती सुधारने के लिए एंट्री पास कर देना पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। ओके सर जी, ओके सर जी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 3 पर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? बैच ले लो बच्चा पार्टी। इसी ट्रिक से फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कंसोलिडेशन के मात्र 1 घंटे के अंदर। सॉरी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में बच्चा पार्टी एक कंपैरिजन किया जाता है। किस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है? सॉरी, ये माइक आज कई दिन बाद निकाला है हमारा, वो बोया वाला दूसरा जो माइक है वो थोड़ा सा उसकी वायर में दिक्कत है, तो कई दिन बाद निकाला तो इसमें थोड़ी सी डस्ट है शायद। चलिए बच्चा पार्टी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही कंपेयर करते हैं कि होल्डिंग ने सब्सिडरी के जो शेयर्स खरीदे हैं,
तो शेयर्स खरीदने के लिए पेमेंट की होगी नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उन शेयर्स की जो वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। कोई सामान पाने के लिए आपने कितना पे किया यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उस सामान की मार्केट में एक्चुअल में वैल्यू क्या चल रही है यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जो आपने पे किया है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो सामान की एक्चुअल में वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल के आता है। सर कम ज़्यादा क्यों होगा, जो सामान की एक्चुअल वैल्यू होगी वही पे करेंगे हम, ऐसा नहीं होता बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं होता। कभी ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है, क्यों, आज वैल्यू कम है पर तुम ज़्यादा पे कर रहे हो, ऐसा क्यों, कल वैल्यू बढ़ने वाली है, इसलिए तुम आज ज़्यादा भी देने को तैयार हो कि 10 की चीज़ 12 में मिल जाए कोई बात नहीं, कल तो 15 की होने वाली है, हमें तब भी 3 का फायदा होगा। और कई बार कंपनी की वैल्यू डाउन चल रही होती है, इसलिए तुम सस्ते में ले लेते हो चीज़, तुम्हें सस्ते में मिल जाती है, इसलिए कम ज़्यादा चलता है, कम ज़्यादा चलता है। ठीक है, मान लो एक मोबाइल आप खरीदने जा रहे हो, आपने खरीदा 10,000 में, ठीक है, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई 10,000 और उसकी एक्चुअल वैल्यू है 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये आपका 1,000 का फायदा है, इसे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। क्यों, अरे 11 की चीज़ 10 में मिल गई यार, 1,000 का फायदा है, तुम्हें 10 में क्यों मिल गई, कोई ग्राहक नहीं था खरीदने के लिए, डिमांड कम हो रही थी, वैल्यू तो ठीक थी पर डिमांड कम हो रही थी इसकी। अच्छा, दूसरा केस, आपने खरीदा 10 में, वैल्यू है 8, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा पे किया आपने, इसे गुडविल कहते हैं, इसे गुडविल कहते हैं। मुझे नहीं पता 12th क्लास के टीचर्स ने आपको यही पढ़ाया, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, निहायत ही गलत है। गुडविल की एक डेफिनेशन याद रखो जो यदा तदा सर्वदा एप्लीकेबल रहेगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको। आज जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो कल कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए, दैट एक्स्ट्रा पेमेंट टुडे इज कॉल्ड गुडविल। आज जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो कल कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए, दैट एक्स्ट्रा पेमेंट टुडे इज कॉल्ड गुडविल। आज आप 8 की चीज़ 10 में खरीद रहे हो, 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्यों, आपको पता है आज 8 की है, कल शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, इसलिए 2,000 एक्स्ट्रा जो आज पे कर रहे हो कल 10 से भी ऊपर पाने के लिए इसे गुडविल कहते हैं। ठीक है सर, तो अगर ये मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है तो गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। तुम्हें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, डिविडेंड को नेट कर लेना, डिविडेंड को नेट कर लेना। मतलब ऊपर सेकंड स्टेप में क्या सिखाया था कि अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो होल्डिंग की एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी 10,000 से, तो उसे थर्ड स्टेप पर ये 10,000 वाला अमाउंट आपको लेस भी करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। ओहो, ठीक, यानी कभी 1 लाख ही लिख दो। ऊपर मैंने क्या सिखाया सेकंड स्टेप पे कि आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, एंट्री करी इन्वेस्टमेंट टू बैंक 1 लाख, फिर उसमें से 10,000 वापस मिल गया, यानी प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया, तो एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 10,000 बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो 1 में से 10 माइनस हुआ ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ 1 लाख और क्रेडिट हुआ 10,000, तो 90 बचा। तो यहाँ पे 1 लाख में से 10,000 माइनस करना मत भूलना, 90,000 लेना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस है, तो स्टेप नंबर 3 पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से वो 10,000 माइनस करना भूलना नहीं। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व प्रॉफिट, यानी होल्डिंग द्वारा उसके शेयर्स खरीदे जाने वाले दिन से पहले ही जो उसके पास रिजर्व प्रॉफिट मौजूद है वो, प्लस अगर सब्सिडरी के एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है उस पर प्रॉफिट है वो, माइनस अगर सब्सिडरी के एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है उस पर लॉस है तो वो, सबका टोटल प्लस माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट शेयर्स होल्डिंग के पास हैं, जो पहले स्टेप पर निकाला था। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि आपने पे क्या किया और हाथ क्या लगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने पे किया है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपके हाथ लगा है। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पे ज़्यादा कर रहे हो तो गुडविल है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, हाथ ज़्यादा लग रहा है, पे कम कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, बस उसमें से एक एडजस्टमेंट माइनस करने के लिए याद रखना, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस है तो। ठीक है सर। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला है सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी वैल्यू आए उसकी मल्टीप्लाई कर देना, जो स्टेप नंबर 1 पे हमने निकाला था, होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर है उससे इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। दोनों कंपेयर कर लो, गुडविल है तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में जाएगी, और कैपिटल रिजर्व है तो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाएगा। गुडविल हाई है तो नॉन करंट एसेट्स में जाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स में, कैपिटल रिजर्व आया है तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है सर, एक नोट ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मानिए सारे रिजर्व्स प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं,
अगर क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि रिजर्व प्रॉफिट प्री है या पोस्ट है तो प्री मान लेना, प्री मान लेना। बचे हुए 4 स्टेप अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको, ठीक है? ओके सर जी। और फिर उसके बाद अपना ट्रिक देंगे आपको। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अब की बार इंटर पार। धन्यवाद।